भौतिक भूगोल का एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, और यह टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। आज के सेशन में आप सभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और बहुत डिटेल से, बहुत समग्रता से परीक्षा के लिए जितना जरूरी है उतना सेलेक्टिव आपको यहां पे बता के जाऊंगा। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए इस टॉपिक को आज हम रिवील करते हैं, बहुत अच्छे से इसको पढ़ाते हैं, एक एक चीज आपकी इसकी समझाते हुए जाते हैं। तो आज पृथ्वी के आंतरिक भाग को देखेंगे। देखिए, आप देख पा रहे हैं, यह अर्थ है, पृथ्वी है, और आपको ऊपर से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जलमंडल है, पानी है इसमें, है ना, वायुमंडल है, और वायुमंडल में भी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर आपका कम होता जाता है। हम रह रहे हैं तो सामान्य सा जीवन जी रहे हैं, लेकिन पृथ्वी अंदर से कैसे दिखती है? पृथ्वी अंदर से आप देखेंगे तो पृथ्वी के अंदर आग ही आग है। गर्म गैस का गोला थी ये पहले, जब शुरुआत में थी, जब वायुमंडल का विकास हुआ धीरे 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 लाखों वर्षों के परिणाम से आज जो है इसमें जल है, जीवन है, और एक तरीके से गोल्डिलॉक्स जोन में है जहां पर जीवन की संभावना है। तो पृथ्वी में जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, लेकिन इसके जब अंदर में जाएंगे आप तो आप पाएंगे, देखिए ये ऊपर का क्षेत्र है जहां पे हम रहते हैं, ये पृथ्वी का अर्थ का जलमंडल है, जैवमंडल है, स्थल मंडल है ना, जहां पे हम रहते हैं। अब यदि हम पृथ्वी के अंदर जाना चाहें, आप देखिए ये है अर्थ, ये इसका बाहरी हिस्सा है, ये इसका बाहरी हिस्सा है। अब ये अंदर का हिस्सा है, आप देखिए अंदर के हिस्से में आग ही आग है। तो आज अंदर के हिस्से की कहानी पढ़ाने जा रहा हूं आपको, कोर के बारे में बताने जा रहा हूं, पृथ्वी के क्रस्ट, मेंटल और कोर, भूपर्पटी, मेंटल और कोर, तीनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार। ये आप देख रहे हैं, ये वाली इमेज से आपको और स्पष्ट हो रहा होगा, ये पृथ्वी की सबसे बाह्य ऊपरी जो है परत है आपकी, सबसे बाह्य परत है, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, और ये बाह्य परत है। ठीक है, तो अंदर आग ही आग है, ऊपर से जो ठंडा दिख रही है अंदर धधक रही है। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है, और पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसको 3 बृहद खंडों में हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, 3 बृहद खंडों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, सबसे अंदर वाले खंड को हम क्या बोलते हैं? कोर। ये 2 अंदर के हिस्से हैं, इसको कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर या क्रोड। ठीक है, कोर। दूसरी अवस्था यह है आपकी मेंटल, मेंटल। ठीक है, और तीसरा है आपका भूपर्पटी, इसी को क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब देखो, जो कोर है ये तो पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा है बिल्कुल से। ठीक है, क्या है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर वाले हिस्से में जाते हैं तो पहले तो दाब बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। जब दाब बढ़ता जाता है तो दाब बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता जाता है, घनत्व बढ़ने के साथ साथ ताप भी बढ़ता जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी रेडियो एक्टिव यहां पर जो है पदार्थ हैं, जिसके कारण से अपार ऊष्मा भी यहां पर होती है, तो ताप भी बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी के अंदर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है। ठीक है, मेंटल में चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है। और फिर आप देख रहे हैं आउटर कोर है, आउटर कोर पूरी तरीके से क्या है? द्रव है, लिक्विड है, आपका द्रव है, चट्टानें पूरी तरीके से पिघली अवस्था में है। और जो इनर कोर है ये आपका ठोस है। ये ठोस क्यों है? क्योंकि यहां पर भारी, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है, और पृथ्वी परिक्रमण भी कर रही है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है और अपने अक्ष पे घूमती है बहुत तेजी से। तो जो भारी पदार्थ हैं, भारी तत्व हैं, चाहे वो निकिल हो चाहे फेरस हो, वो आपके अंदर वाले हिस्से में जाकर के क्या हो गए हैं? यहां पर। तो ये आपका ठोस है आपका। ठीक है, अब समझने का प्रयास करते हैं यहां पर कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो प्रमुख पक्ष हैं। तो पहली बात, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यदि हम देखें, देखिए पृथ्वी के एक पर्टिकुलर हिस्से को, जैसे लाइक आप देखते हैं ना, एक हिस्से को हम जो है यहां पर इसकी जो है, देखिए हमने किया क्या है, जैसे मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं। इसके जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने कभी फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना नहीं पढ़ी, उनके लिए मैं यहां पे बता रहा हूं। ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी को मान लीजिए हम उसके एक हिस्से को देखते हैं, ये आपका केंद्र बिंदु है, तो उसके किसी एक हिस्से को हम लोग देखते हैं। तो एक हिस्से में देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला ये वाला हिस्सा आपका क्या है? ये है आपका भूपर्पटी। क्या है? भूपर्पटी।
अब इसकी कितनी मोटाई होती है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कुछ चीजें मैं आपकी क्रस्ट की बताऊंगा। इसी को हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, इसी को क्रस्ट कहते हैं। दूसरे नंबर पे है आपका मेंटल। मेंटल, ठीक है, थोड़ा पल्प नुमा होता है, चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। और सबसे अंदर है क्रोड। क्रोड, इसी को हम कोर बोलते हैं। एक मूवी भी बनी है द कोर, आप लोग कभी देखिएगा टाइम निकाल के, उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ही दिखाया गया है, ठीक है। तो यहां पर जो है, हाँ ध्यान से समझना है, बस लिखते भी जाना है, कुछ चीजें डायग्राम बनाते जाना है। ये टॉपिक हमेशा के लिए आसान करने जा रहा हूं आप लोगों का, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ आपका यहां पे क्लियर हो जाएगा। तो 3 भागों में, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं 3 भागों में इसकी संरचना को बांटते हैं। सबसे ऊपर भूपर्पटी, ठीक है, जहां पे हम रहते हैं क्रस्ट बोलते हैं, फिर मेंटल है, फिर कोर है, ठीक है। अब चलिए इसको लेकर के जो प्रश्न बन सकते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये भूपर्पटी वाला हिस्सा है, क्रस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं क्रस्ट वाला हिस्सा है, इसी को लिथोस्फेयर बोलते हैं। ऊपरी अपर जो क्रस्ट है आपकी, ठीक है, ये आप देखिए यहां पे, ये जो सबसे ऊपर वाला ये वाली परत देख रहे हैं, ये वाली परत, इसमें आपका स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है। आमतौर पे देखें प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के हिसाब से प्लेटें हैं, टोटल 7 बड़ी प्लेटें हैं और बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें भी हैं आपकी। तो यहां पे आप देखिए, ये आपका ऊपर जो है इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर। ये क्रस्ट है, इसी को अपर क्रस्ट भी कहते हैं। ये क्या है आपकी अपर क्रस्ट, सबसे ज्यादा ये अपर क्रस्ट है आपकी, ये अपर क्रस्ट। अब यहां पे थोड़ा सा इसको हम बाद में डिवाइड करेंगे, देखेंगे चीजों को। इसके बाद जस्ट इसके नीचे देखेंगे, यह है आपका एस्थनोस्फेयर, दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर आपका ये मेंटल है, मेंटल को भी 2 भागों में बांटते हैं, अपर मेंटल अलग है, मेंटल। देखो सबसे पहले तो आपका सिंपल सा है, पहले तो आपका नंबर 1 क्रस्ट है, सबसे पहले क्या है आपका क्रस्ट है, ठीक है, भूपर्पटी। नंबर 2 आपका क्या है, मेंटल है, नंबर 2 आपका मेंटल है, और नंबर 3 आपका कोर है। अब इसको उप विभागों में 2 भागों में बांटते हैं, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। वैसे ही मेंटल को भी 2 भागों में बांटते हैं, अपर मेंटल लोअर मेंटल। और कोर को भी 2 भागों में बांटते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। क्या बोलते हैं, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा है, इसमें कोई बहुत समझने वाली चीज नहीं है, सिंपल सा आप इसको समझने का प्रयास करिए। अब देखो पहले मैं आपको एक यहां पे डायग्राम बनाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस डायग्राम को मेरे साथ बना ले। ये डायग्राम मैं नया बनाऊंगा पूरी तरीके से, और यहां पे ट्रांजिशन जो असंबद्धताएं हैं, है ना, या कह सकते हैं कि ट्रांजिशन फेज है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलो अब एक डायग्राम बना रहा हूं, मेरे साथ साथ ये डायग्राम सभी को बनाना है, सभी छात्र इस डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम एक हिस्सा ले रहे हैं ये, ठीक। चलिए अब यहां पे पहले इसको 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, 3 भागों में, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 आपका क्या है, ये नंबर 1 आपका है यहां पे भूपर्पटी, परपटी, या इसी को क्रस्ट कहते हैं। नंबर 2 आपका क्या है, ये आपका नंबर 2 है, यहां से यहां तक ये वाला हिस्सा आपका नंबर 2 है, और ये वाला हिस्सा आपका नंबर 1 है। नंबर 2 है आपका मेंटल, मेंटल, ठीक है, मेंटल। और नंबर 3 है आपका ये वाला हिस्सा, ये आपका हिस्सा जितना भी है ये है आपका क्रोड या कोर, ठीक है, तीसरे नंबर पे। अब इसको और सब डिवीजन करते हैं, क्या करते हैं, इनका सब डिवीजन करते हैं। जैसे कि आपका जो भूपर्पटी है, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, ऊपरी भूपर्पटी, 1 मिनट, हाँ देखिए इसको हम 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। ये वाले हिस्से को 2 भागों में विभाजित कर दिया, ऊपर का हिस्सा ये आपका ए है भूपर्पटी में, इसको हम बोल रहे हैं ऊपरी भूपर्पटी, भूपर्पटी। और ये बी वाला हिस्सा ये है आपका बी, ऊपर ये ए है ये बी है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम
निचली भूपरपटी कह सकते हैं, निचला क्रस्ट बोल सकते हैं, निचला क्रस्ट। क्रस्ट या भूपरपटी एक ही चीज है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक, सिंपल सा, इसको समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं। तो इसको हमने दो भागों में बांट दिया, कहिए तो मैं थोड़ा सा इसको और आप लोग को, ये देखिए एक हिस्सा ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा हिस्सा आपका ये हो गया, बस बस दूसरा हिस्सा ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, मेंटल को भी दो भागों में बांट देंगे, मेंटल को भी दो भागों में बांट देंगे। मेंटल को हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। मेंटल में भी आपका ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ठीक है। यहां पर भी ए देख लेते हैं, यहां पे ए है आपका ये, और ये आपका बी है, ये है आपका ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, और ये है आपका निचला मेंटल, निचला मेंटल। कोई दिक्कत, सिंपल सा है। इसमें भी हम जो है इसको भी, ये आप देख सकते हैं, और ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ये है, कोर को भी दो भागों में बांट रहे हैं हम लोग, कोर को भी दो भागों में बांट रहे हैं। पहले इत्मीनान से बनाते हुए जाना, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए आपका जो है ये है अपर कोर कह सकते हैं, इसको बाहरी क्रोड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बाहरी क्रोड, बाहरी क्रोड, आउटर कोर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में आउटर कोर या बाहरी कोर। और अंदर वाले को, ये जो बी है इसको बोलते हैं इनर कोड या आंतरिक कोड, क्या बोलते हैं, आंतरिक कोड, क्रोड। पता है कोई समस्या हो तो आपको, ये मैंने आपका थोड़ा सा यहां पे इसको बताए। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे आप देख रहे हैं ट्रांजिशन फेज है आपके, ये आप देखिए यहां पे ये ट्रांजिशन फेज है आपका एक, जो अपर को अपर ऊपरी भूपरपट्टी को या अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से क्या करते हैं, ये पृथक करते हैं। यहां पे देखिए एक ट्रांजिशन फेज है जो कि अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करता है, ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करता है। यहां पर भी देखिए एक ट्रांजिशन जगह है, ट्रांजिशन संक्रमण क्षेत्र है आपका, जो कि आउटर कोर को इनर कोर से अलग करता है। इन सबके अपने नाम हैं, एक बार इन सबके नाम आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सभी लोग एक एक बार इनके नाम देख लिए। देखिए, जो ऊपरी भूपरपट्टी को निचली भूपरपट्टी से अलग करता है, इसको बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता। क्या बोलते हैं, कोनार्ड असंबद्धता। सबको रटना है आज, ये सबको रटना है, सब लोग रटेंगे। कोनार्ड असंबद्धता, कोनार्ड असंबद्धता, बद्धता, क्या बोलते हैं इसको, कोनार्ड असंबद्धता, ठीक है। जो ऊपरी मंटल, ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करे, उसे कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा, यहां पे एक चीज और देख पा रहे होंगे, यहां पे एक चीज और यहां पे हम देख लेते हैं। यहां पे देखिए क्रस्ट को भी मेंटल से अलग करने वाली एक असंबद्धता है। यहां पे ऊपर यहां तक देखिए, यहां तक तो आपका क्रस्ट है, यहां तक, और इसके बाद मेंटल चालू हो जाता है। तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली भी असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी है, जो आपका क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोहो असंबद्धता। क्या बोलते हैं इसको हम, इसका नाम है मोहो असंबद्धता। तो दूसरी आपकी मोहो असंबद्धता, असंबद्धता। आप खुद सोचिए ना, ऊपर क्रस्ट है ना, क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली जो असंबद्धता है उसको हम बोलते हैं मोहो असंबद्धता, या एक तरीके से संक्रमण क्षेत्र है आपका ये, जहां से आपका क्रस्ट खत्म होता है और क्या चालू होता है, मेंटल चालू होता है, ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहां पे आप देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करता है। क्या करता है, अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करता है। इसको बोलते हैं रेपेटी असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता। ये आपका यहां पे रेपेटी असंबद्धता, क्या बोलते हैं इसको, रेपेटी असंबद्धता। तो जो अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करे उसका नाम है रेपेटी असंबद्धता, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा आप देखते हैं, यहां पे मेंटल को कोर को अलग कर रहा है, ठीक है। मेंटल और कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है। यहां पे देखिए
मेंटल और कोर के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी है आपकी। समझ पा रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसको क्या बोलते हैं हम? गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये आमतौर पे चीजें याद नहीं होती हैं, आज याद कर लेना है। इसके बाद ये देख रहे हैं अपर कोर को आउटर कोर को इनर कोर से अलग करने वाली जो असंबद्धता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। बताएं कोई दिक्कत हो? लेहमैन असंबद्धता। तो नंबर 1 आपकी है कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड आपका जो ऊपरी भूपरपट्टी है और निचली भूपरपट्टी है उसके बीच में आपकी कोनार्ड असंबद्धता है। ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट के बीच में है आपकी कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपकी है मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता आपकी क्या करती है? जो निचला क्रस्ट है, या कह सकते हैं क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। इतना ही आप याद कर लीजिए, क्रस्ट को मेंटल से। या देखा जाए तो ये निचला क्रस्ट है, ये ऊपरी मेंटल है, तो निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की जो असंबद्धता है मोहो असंबद्धता कहते हैं। इसके बाद अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करने वाली असंबद्धता को क्या कहते हैं? रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। और इसके बाद जो आपका मेंटल को कोर से अलग करने वाली असंबद्धता, या फिर कहें ये निचला मेंटल है और ये आउटर कोर है, इसके बीच में जो असंबद्धता है उसको हम गुटेनबर्ग कहते हैं। और आउटर कोर को इनर कोर से अलग करने वाली जो असंबद्धता उसको लेहमैन कहते हैं। ये सिंपल सी चीज है, एक बार ध्यान से आपको समझना है और ये वाला जो है सेगमेंट आपको याद कर लेना है। सभी लोग एक बार मुझे बताएं, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? हाँ, मैंने क्लास में भी इसको अच्छे से ही पढ़ाया है। अब यहां पे एक बार जो है आप एक बार इसको क्या करें? रिवाइज कर ले। ये एक तरीके से रिवीजन क्लास के तौर पे भी आपको रखना है और साथ में आपकी जीएस को बूस्ट कर दिया जाएगा। जीएस को आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही शानदार है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपको पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, एक फॉर्मेट ये है। ये चीजें आमतौर पे याद नहीं होती हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो एक तो आपको ये याद करना है क्रस्ट मेंटल कोर, फिर क्रस्ट मेंटल कोर को भी 2 भागों में बांट दिया, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता, उसको कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। फिर इसके बाद क्रस्ट के बाद मेंटल, तो मेंटल और क्रस्ट के बीच की असंबद्धता को मोहो असंबद्धता कहते हैं। फिर इसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इनके बीच की असंबद्धता को रेपेटी कहते हैं। फिर मेंटल और कोर के बीच की असंबद्धता को गुटेनबर्ग कहते हैं। फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच की असंबद्धता को लेहमैन कहते हैं। बहुत नॉर्मल चीज है, रट गया होगा मुझे जहां तक लगता है। अब एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं भूपरपट्टी के बारे में। जो आपका ये ऊपरी वाली भूपरपट्टी है क्रस्ट। देखिए, क्रस्ट का जो औसत घनत्व होता है, जो अपर क्रस्ट है आपका, आमतौर पे देखा जाए तो इसका जो औसत घनत्व होता है वो होता है 2.8। ठीक है, और जो निचला क्रस्ट है, जब अपर क्रस्ट के का औसत घनत्व 2.8 होता है, निचले क्रस्ट का जो आपका औसत घनत्व वो 3 होता है, 3.0। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आपका घनत्व बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा? घनत्व बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि दबाव बढ़ता जाता है, दाब बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे घनत्व भी आपका क्या होता जाएगा? घनत्व भी बढ़ता जाएगा। किसी भी पदार्थ का जब उसमें दबाव लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो घनत्व बढ़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका भूपरपट्टी है इसका घनत्व कितना है? 2.8। और ये निचले क्रस्ट में लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि घनत्व में यह अंतर दबाव के कारण आ जाता है। दबाव बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अपर क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, कौन सी असंबद्धता है? कोनार्ड असंबद्धता। ये बहुत सिंपल से ध्यान में रखना है। जो भूपरपट्टी है आपकी क्रस्ट है, इसका निर्माण हुआ है सिलिका और एल्युमिनियम से। किससे? सिलिका और एल्युमिनियम से। इसलिए इसको सियाल भी कहा जाता है, सियाल भी कहा जाता है। यहां पर सिलिका और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा है। क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम। क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो क्रस्ट का महाद्वीपीय भाग है, जहां पे महाद्वीप है आपके, है ना, महाद्वीप जहां पर है, उनकी जो है वहां पर आपकी क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? 30 किलोमीटर। ठीक है, मैं एक बार इस मानचित्र से आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर देखिए क्रस्ट को यहां पे देखेंगे। क्रस्ट, एक बार ये वाला मानचित्र बहुत इत्मीनान से देखिएगा। ठीक है, ये क्रस्ट है आपकी, और यहां पे आप पाएंगे
ठीक है, यहां पे आप पाएंगे ये ऊपर वाला जितना भी हिस्सा ये आपका क्रस्ट है। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये देखिए आप, तो यहां पर देखिए ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा यहां पे तो देखिए ये ज्यादा, क्योंकि स्थल भाग में क्या है, उच्चावच बहुत ज्यादा है, समुद्र तल से ऊंचे भी होते हैं। तो जो आपका स्थल भाग है, स्थल भाग की जो क्रस्ट है, महाद्वीपीय भाग की जो क्रस्ट है, वो लगभग 30 किलोमीटर की उसकी मोटाई होती है। कितनी होती है? 30 किलोमीटर मोटाई होती है। कितनी होती है? 30 किलोमीटर, ठीक है, मोटाई होती है। और जो आपका महासागरीय क्रस्ट है, आपकी महासागरीय भूपरपट्टी है, जहां पे महासागर है, उसकी बात करें तो वो आपकी टोटल 5 किलोमीटर होती है। तो क्रस्ट की मोटाई महासागर में कम होती है और स्थल भाग में ज्यादा होती है। सिंपल सी बात यह है। अब देखो, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ये आपकी हल्की होती है, क्योंकि ग्रेनाइट की परत होती है। किससे बनती है ये? महाद्वीपीय क्रस्ट आपकी ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट से बनती है, ग्रेनाइट से। और वहीं जो महासागरीय क्रस्ट है ये आपकी बेसाल्टिक होती है, बेसाल्टिक चट्टानों से बनती है। ठीक है, तो इसका घनत्व तो ज्यादा होता है इसकी तुलना में, इसीलिए ये हल्की होती हैं, ऊपर आ जाती है, और ये नीचे होती है। महासागरीय जो आपकी प्लेट होती है वो काफी भारी होती हैं। हमेशा महासागरीय प्लेट ही सबडक्ट होती है, नीचे जाती है। महाद्वीपीय प्लेट आपकी सबडक्ट नहीं होती कभी भी। तो यहां पे क्या रखना है? महाद्वीपीय क्रस्ट आपकी कैसी है? ग्रेनाइट की परत की है, और महासागरीय की परत आपकी बेसाल्टिक है। ये दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, और एक चीज और दिमाग में रखना है कि महासागरीय क्रस्ट का घनत्व ज्यादा होता है, महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व कम होता है। यानी महाद्वीपीय भूपरपट्टी जो होती है वो हल्की होती है महासागरीय भूपरपट्टी की तुलना में, क्योंकि उसकी डेंसिटी आप खुद देखिए ना। एक बड़ी सी नाव, लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा जो है जल में तैरता रहता है, और पानी जो है लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? आपका घनत्व ही तो है। जब घनत्व ज्यादा होगा तो महासागरीय जो आपकी प्लेट है बेसाल्टिक चट्टानों से बनती है, इसका घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए ये नीचे रहती है आपकी। और ये जो है आपकी ग्रेनाइट चट्टानों से बनती है, और इसका घनत्व महासागरीय की तुलना पे कम होता है, इसलिए ऊपर रहती है, ऊपर फ्लोट करती रहती है। ठीक है, जब आपको प्लेट व्युत्पन्न की सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो ये आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी और स्पष्ट हो जाएंगी। तो एक बात आपको यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है, स्पष्ट है? तो पहला तो आपका हो गया क्रस्ट, दूसरा है मेंटल। दूसरा हिस्सा आपका मेंटल का है। ये अब हम आपको इसको कंप्लीट खत्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल की। ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। मेंटल लाइक यहां पे चट्टाने पहली बात पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, कहां पे? पिघली हुई अवस्था में। और मेंटल आपका जो है दो भागों में है, मैंने आपको बताया था अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल आपका लगभग ये 70 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के 400 किलोमीटर तक है। ये 70 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक आपका क्या है? अपर मेंटल है, अपर मेंटल है आपका। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका ये पूरा जो है लगभग 2900 किलोमीटर क्षेत्र में आपका मेंटल फैला हुआ है। आपका जो लोअर मेंटल है कितना? 2900। ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, 2900 तक फैला हुआ है आपका। ठीक है, यहां पे चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं। भूपरपट्टी या जो आपकी एक तरीके से प्लेटें हैं, आपकी जो क्रस्ट है इसी के ऊपर तैरती हैं, आपकी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही तैरती हैं आपकी। ठीक है, तो मेंटल आपका पृथ्वी का लगभग 83% आयतन जो है लिए हुए और 67% द्रव्यमान लिए हुए है। मेंटल 83% आपका आयतन लिए हुए हैं, आयतन लिए हुए हैं, वॉल्यूम टोटल पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा मेंटल ही है, और लगभग 67% हिस्सा इसका द्रव्यमान लिए हुए, 76% इसका द्रव्यमान है। पृथ्वी के टोटल मास का जो है मेंटल सबसे बड़ा हिस्सा है। 83% वॉल्यूम है यहां पे, और यहां पे गैसें बहुत सारी पाई जाती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत पाए जाते हैं, चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बार ध्यान रखना है, इस बात से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसको रेपटी असंबद्धता कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेपटी असंबद्धता कहते हैं, और इसके बारे में आपको मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, यहां पर आप देखिए, ये आप देखिए, और भूपरपट्टी जो आपकी है, जो आपकी निचली क्रस्ट है और अपर मेंटल है, दोनों के बीच में पाई जाने वाली भू असंबद्धता को मोहो असंबद्धता कहते हैं।
ठीक है, मोहो असंबद्धता कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं ये। तो यहां पर जो चट्टानें पाई जाती हैं एक तरीके से लाइक आप देखते हैं ना पल्प नुमा होती हैं। पल्प नुमा मतलब जैसे कि आप देखते हैं ना कोई भी फल होता है, जैसे मान लीजिए आम है आपका, जब वो पक जाता है तो वो तो पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होता है, वो पल्प नुमा जो है गूदे नुमा चीजें होती हैं, वैसे चट्टानें यहां पर पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, यहां पे संवहनीय धाराओं का भी निर्माण होता है जो कि एक ड्राइविंग फोर्स का काम करती हैं, जो प्लेटें आपकी एक दूसरे के साथ अभिसरण करती हैं, एक दूसरे के दूर जाती है। तो वो आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा संवहनीय धारा क्या है, संवहनीय धारा सिद्धांत जब प्लेट विवर्तनिकी पढ़ेंगे वहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे। ज्यादातर भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, भूकंप यहीं पे आते हैं, यहीं से मैग्मा जो है ऊपर जाता है और ज्वालामुखी भी इसी क्षेत्र से उद्गमित होते हैं, इसी क्षेत्र से बनते हैं। ठीक है, और मेंटल में ज्यादातर आपका सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, सबसे ज्यादा इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम यहां पर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में बैठा लेना है, इससे भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब इसके बाद तीसरा है आपका कोर। ठीक है, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। ठीक है, तीसरे में आते हैं कोर। अब कोर के साथ क्या है ये आप देख पा रहे हैं, कोर का जो ये भी आपके दो भागों में बटी हुई है। ठीक है, दो भागों में, पहले ऊपर यहां पे आउटर कोर है आपकी, ये पूरी आउटर कोर है और ये इनर कोर है। तो आउटर कोर आपकी लिक्विड अवस्था में, यहां पे तापमान बहुत ज्यादा है और चट्टानें आपकी कैसी हैं, लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, लिक्विड अवस्था में ध्यान रखना है। तो ये भी दो भागों में बांटते हैं। देखो 2900 किलोमीटर तक तो आपका मेंटल ही है, तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5155 किलोमीटर तक आपका आउटर कोर है। 5155 किलोमीटर तक, 5155 किलोमीटर तक आपका आउटर कोर है। क्या है आपका आउटर कोर? ठीक है, आउटर कोर है आपका। और 5155 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक, ये टोटल आपका पृथ्वी का 6378 किलोमीटर, ये पृथ्वी का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है आपका। पृथ्वी की टोटल गहराई आप देखें तो ये है आपका बिल्कुल लास्ट पॉइंट है आपका 6378 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको दो भागों में बांटते हैं। आपका इनर कोर है और ये पूरी तरीके से सॉलिड है। क्या है आपका? पूरी तरीके से सॉलिड है, पूरी तरीके से सॉलिड है। बाकी असंबद्धता मैंने बताई है कि इनर कोर और आउटर कोर जो है दोनों ये लेहमन असंबद्धता से अलग होते हैं। यहां पे आपका लेहमन डिसकंटिन्यूटी है, और मेंटल और कोर जो है आपस में गुटेनबर्ग असंबद्धता से अलग होते हैं। तो ये देखिए पूरी की पूरी आपको आउटर कोर और इनर कोर के बारे में। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो मेंटल और कोर के बीच में असंबद्धता है गुटेनबर्ग बोलते हैं उसको। ठीक है, और टोटल गहराई गुटेनबर्ग से लेकर के टोटल ये आपका 6368 किलोमीटर तक आपका टोटल कोर पाया जाता है। दो भागों में विभाजित करते हैं। आउटर कोर आपका 2900 से लेकर के 5155 तक है आपका। ठीक है, और इसके बाद आपका 5155 से लेकर 6378 तक आपका ये इनर कोर है। इनर कोर आपका ठोस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है पूरी तरीके से। ठीक है, सॉलिड अवस्था में, और ये अंदर बहुत तेजी से राउंड कर रहा है, घूम रहा है। इस कारण से पृथ्वी में एक ये मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रही है। यहां पे ज्यादातर आपका निकिल और फेरस है। क्या है आपका? निकिल और फेरस, निफे बोलते हैं इसलिए इसको। इनर कोर में भारी धातुएं हैं। क्या है? भारी धातुएं। ये भी दिमाग में ध्यान में रखिएगा आप, यहां पे भारी धातुएं। और पृथ्वी के टोटल आयतन का 16% और द्रव्यमान का 32% द्रव्यमान यहीं पर है आपका इनर कोर पे। पृथ्वी का मास कितना है इसमें? 32% मास है टोटल। और यदि हम आयतन की बात करें तो टोटल 16%। तो आप देखिए, वैसे तो ये काफी बड़ा हिस्सा आपका मेंटल का ही है, लेकिन आप देखेंगे तो कोर में भी बहुत ज्यादा मास होता है। 32% मास यहां पे है। और इसका निर्माण जो है निकिल और लोहा, यहां पे लोहा पाया जाता है और निकिल, भारी पर धातुएं, इस कारण से इसको निफे कहा जाता है। क्या बोला जाता है? निफे। तो सबसे ऊपर जो है आपका जो है, सबसे ऊपर जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट को सियाल कहा जाता है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सीमा कहा जाता है आपका ये मेंटल वाला हिस्सा, यहां पे सिलिका और मैग्नीशियम, और आपका निफे आपका निकिल और फेरस यहां पे इनर कोर पे पाए जाते हैं, तो इसको निफे कहा जाता है। ये आपको एक ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन सी धातुएं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं पूरी पृथ्वी में। संपूर्ण पृथ्वी में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, ये आपको रटना है।
संपूर्ण पृथ्वी में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है? तो सबसे पहली बात, नंबर 1 सबसे ज्यादा पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। टोटल 35% लोहा है पूरी पृथ्वी में। कितना है? 35%। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 30% आपका ऑक्सीजन है। तीसरे नंबर पे है आपका सिलिका। यह ध्यान रखना है, सिलिका, सिलिका या सिलिकॉन। नंबर 3 है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन है आपका 15%। ठीक है। और सिलिकॉन के बाद है मैग्नीशियम और फिर है निकेल। मैग्नीशियम और फिर है आपका 5वें नंबर में निकेल। तो ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातुओं का क्रम है। मैग्नीशियम 13% पाया जाता है और निकेल जो है आपका 2.4% है। तो ये पूरे पृथ्वी का क्या है? एक आपका जो है क्रम है कि कौन कितनी पाई जाती हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि चलिए ये तो हो गया संपूर्ण पृथ्वी में, क्रस्ट में कौन से तत्व पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? क्रस्ट में, भूपरपटी में, क्रस्ट में सबसे ज्यादा भूपरपटी में पाई जा रही है। तो पूरी पृथ्वी का है ना, इसमें आपका क्रस्ट भी है, मेंटल भी है, कोर है, सबको जोड़ के रखते हैं। अब क्रस्ट में पाई जाने वाली सबसे नंबर 1 है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है क्रस्ट में और यह है आपकी 46% के आसपास। कितनी है? 46.8, लगभग 47% है आपकी ऑक्सीजन। नंबर 2 पे है सिलिकॉन। नंबर 2 पे है आपका सिलिकॉन, भूपरपटी में पाया जाने वाला सिलिकॉन आपका है 27.7%। ये लिस्ट बना लेना आप। तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम। तीसरे नंबर पे आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पाया जाता है 8.1%। 8.1%। इसके बाद है आपका लोहा क्रस्ट में। समझिए पृथ्वी के, एक मिनट, थोड़ा सा तकनीकी कुछ समस्या आ गई है, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। अभी स्टार्ट हो रहा है। अब वे भी बेचारा थक जाता है, क्या करे, दिन भर काम करते करते। समझ में आ रहा है आप लोग? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल रट लेना। देखो ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं, इसलिए मैं इस टॉपिक को आपका पूरा ये है कि आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें। हाँ, तो यहां पे हम एक क्रम देख रहे थे। ये आपका नंबर 1 ऑक्सीजन है, नंबर 2 है सिलिकॉन, नंबर 3 में एल्युमिनियम और नंबर 4 जो आपका है जो पृथ्वी में पाया जाने वाला है वो है लोहा। नंबर 4 है लोहा। लोहा 5% पाया जाता है, 5%। तो देखा जाए तो क्रस्ट में लोहा जो है बहुत कम पाया जाता है। पूरी पृथ्वी में देखें तो सबसे ज्यादा है, लेकिन वो आपका कोर वाले हिस्से में है। ठीक है, लोहा आपका कहां पे? कोर वाले हिस्से में। अब वहां से थोड़ा माइनिंग हो सकती है। और फिर है आपका कैल्शियम, 5वें नंबर पे है कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है, इसकी मात्रा है आपकी 3.6। बाकी फिर बहुत सारे तत्व हैं जो कि पृथ्वी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लोहा से ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है क्रस्ट में। तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम है। तो ये क्रम पूछा जा सकता है आपसे। संपूर्ण पृथ्वी में नंबर 1 लोहा, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर निकेल। और यहां पे क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर आपका सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। चौथे नंबर पे है लोहा। स्पष्ट है? ठीक है, तो ये आपका भूपरपटी से जुड़ी हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आप लोगों को बताना था। ठीक है, अब देखिए एक बार यहां पे और समझ लीजिए कि पृथ्वी की जैसे जैसे हम आपके अंदर जाते हैं, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी का घनत्व तो बढ़ता जाता है। जो आपका ये ऊपरी अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट है जो आपकी यहां पे तो घनत्व रहता है 2.9। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा और, हाँ, ये वाला जो हिस्सा है यहां पे तो रहता है आपका 2.9। ठीक है, फिर जैसे ही हम जो है लोअर क्रस्ट में जाते हैं, यही आपका 3 हो जाता है।
फिर 3, ये अपर मेंटल में आपका 3.8 हो जाता है, फिर लोअर मेंटल में आपका 4.3 हो जाता है, फिर आपका 5.5 हो जाता है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं, ठीक है, यही कोर में आपका घनत्व 10 हो जाता है, और यही आपका जो आंतरिक कोर है यहां पे 12.3 हो जाता है, फिर 13.3 हो जाता है, फिर आपका सबसे आंतरिक पॉइंट जो आपका है ना, यहां पे हो जाता है 13.6। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इसका घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? दबाव बढ़ता जा रहा है, दबाव के कारण से घनत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। और भूपर्पट्टी समझ गए, मेंटल समझ गए, आंतरिक कोर और बाह्य कोर, इसको समझ गए आप। ठीक है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के हमारी चर्चा थी। निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी, ये देखिए, ये आपका यहां पे दिया गया है जो क्रस्ट है, क्रस्ट का जो है घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। फिर यहां पे आप देखिए निचले मेंटल में यही आपका 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर हो जाता है, और जो आपका इनर कोर है यही आपका 13.6 सेंटीमीटर हो जाता है। यहां पे देखिए सबसे लास्ट पॉइंट आपका 6378 है आपका, ये कई जगह पे 6378, कई जगह पे 6371 कुछ भी मिलता है, सही है वो। ठीक है, और ये आपका 5100 से लेकर के 63, ये आपका इनर कोर है। फिर इधर आप देखिए 2900 से लेकर के आपका 5100 तक आपका ये आउटर कोर है। और फिर यहां पे देखिए ये सबसे ऊपरी परत है आपकी क्रस्ट की 0 किलोमीटर, जहां पे हम रहते हैं उससे 30 किलोमीटर तक जाएंगे आप। ठीक है, तो आपका फिर मेंटल स्टार्ट हो जाता है, और मेंटल का ये 0 यहां 30 से लेकर के 700 तक अपर मेंटल, और फिर इसके बाद आपका 2900 तक आपका लोअर मेंटल। तो ये आपका जो है इसकी जो है स्थिति है। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप आसानी से बता दें। ठीक है, तो ये आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़ी हुई विषय वस्तु थी। ठीक है।